हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2012 के ईवीएस के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। और अगर आप सीटेट 2011 के प्रीवियस पेपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। नंबर 1, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। नंबर 2, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। नंबर 3, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। या फिर नंबर 4, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है उसकी अनियमितता के कारण का पता करना और उसे परामर्श देना। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हो सकता है शिक्षिका जो दत्त कार्य देती है वो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल ना हो, या फिर उसका मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो, या फिर उसके घर का वातावरण सही ना हो। इसलिए सबसे पहले हमें बच्चे की अनियमितता के कारण का पता करना चाहिए और फिर उसे परामर्श देना चाहिए। यहाँ हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। नंबर 1, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। नंबर बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। नंबर सी, उसे धूप में खुला फैला देती है। नंबर डी, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। नंबर 1, पके हुए चावल। नंबर 2, प्याज लहसुन। नंबर 3, हरा धनिया। या फिर नंबर 4, काजू बर्फी। तो कथन बी के लिए पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, हरा धनिया। हरे धनिया को एक गीले कपड़े में लपेट देती है ताकि वह ताज़ा बना रहे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। नंबर 1, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। नंबर 2, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। नंबर 3, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। या फिर नंबर 4, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। तो पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, सही है। हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, सही है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। तो घर्षण के कारण नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे हमारे पास वापस आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे किस तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। नंबर 1, लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। नंबर 2, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन 3, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। नंबर 4, लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। हमें यहाँ पर बताना है स्टील की कटोरी पानी पर तैरती रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। नंबर 1, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। नंबर 2, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना।
नंबर 3, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। या फिर नंबर 4, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना या शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए सबसे उचित शिक्षण पद्धति होगी विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। यहाँ वृत्तचित्र क्या होता है? जब किसी सच्ची घटना पर आधारित कोई फिल्म बनाई जाती है जिसमें ग्राफिक्स, एनिमेशन, चित्र, ध्वनि इन सब का यूज किया जाता है तो वह डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहलाती है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म को हिंदी में वृत्तचित्र कहते हैं। जब बच्चों को वायु प्रदूषण पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उस फिल्म को देखेंगे, वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक होंगे और उन्हें प्राप्त जो अधिगम होगा वो भी उनका स्थायी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। नंबर 1, आक्रामक व्यवहार। नंबर 2, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। नंबर 3, बहुत बात करना। या फिर नंबर 4, हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता। तब जब एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है कब? जब उसका व्यवहार आक्रामक हो। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 1, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। नंबर 2, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। नंबर 3, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। नंबर 4, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं का मतलब है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जिसका उद्देश्य होता है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? नंबर 1, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। नंबर 2, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। नंबर 3, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। नंबर 4, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। तो सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किस माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने से। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। नंबर 1, क्या मृदा में वायु है? नंबर 2, क्या पानी के अंदर वायु है? नंबर 3, क्या हमारे शरीर में वायु है? नंबर 4, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? नंबर 1, वर्गीकरण कौशल। नंबर 2, चिंतन कौशल। नंबर 3, संवेगात्मक कौशल। या फिर नंबर 4, अवलोकन कौशल। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक जब प्रश्न पूछता है तो वह शिक्षार्थियों के चिंतन कौशल का विकास करता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। जब एक शिक्षक कोई लेसन पढ़ा देगा फिर उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो बच्चे उस प्रश्न पर चिंतन करेंगे उसका उत्तर खोजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, चिंतन कौशल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? नंबर 1, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। नंबर 2, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। नंबर 3, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। नंबर 4, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। नंबर 1, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। नंबर 2, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। नंबर 3, गुब्बारे में हवा भरना। नंबर 4, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आएं
तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से किसके माध्यम से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि वायु में भार होता है और वह जगह भी घेरती है। यहाँ नंबर 1 और नंबर 4 सही होगा। जब खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखेंगे और उसे नीचे धकेलेंगे तो जो बीकर होगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा, उसमें पानी नहीं भरेगा। तो ये सिद्ध होता है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। इसी तरह जब 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्य अवस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को जब फोड़ देंगे तो दूसरा गुब्बारा या जो छड़ होती है वो उस ओर मुड़ जाएगी जिस ओर गुब्बारा फूटा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वायु में भार होता है और वह स्थान भी घेरती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 4, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें 1 और 4 है वो हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? नंबर 1, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। नंबर 2, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। नंबर 3, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। या फिर नंबर 4, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो जब एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं, तो वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कौन सा वो क्रम सही है जिससे रेत और नमक के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। तो रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए सबसे पहले हम अवसादन की प्रक्रिया करेंगे, फिर निस्तारण की, फिर निस्यंदन की और लास्ट में वाष्पन की। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अवसादन की प्रक्रिया क्या होती है? भारी अवयवों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। निस्तारण की प्रक्रिया, जिस किसी बीकर या बर्तन में हम यह प्रक्रिया कर रहे होते हैं उसे बिना हिलाए उसमें जो जल होता है उसको उड़ेलने की प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। निस्यंदन माने होता है छानना, फिल्टर करना। और वाष्पन का मतलब सभी जानते हैं, जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। तो यह होता है वाष्पन। तो रेत और नमक के मिश्रण को जब पृथक करेंगे तो सबसे पहले उसके भारी अवयव नीचे बैठ जाएंगे, फिर उस बर्तन या बीकर को बिना हिलाए उसके जल को उड़ेलेंगे, फिर उसे छानेंगे यानी फिल्टर करेंगे और लास्ट में हमारे पास जल और नमक का मिश्रण बचेगा जिसमें हम उसे जल को वाष्पित करेंगे तो जल वाष्प में बदल जाएगा और हमारे पास रहेगा नमक। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेखा की माँ किस कार्य के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है? नंबर 1, पानी को रंग रहित करने के लिए। नंबर 2, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए। नंबर 3, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। या फिर नंबर 4, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। तो रेखा की माँ तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जो हल्के निलंबित अपद्रव्य हैं उनको अपसादित कर सकें। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अवसादित क्या होता है? भारी अवयवों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। जब तालाब से लाए पानी में वह फिटकरी डालेंगी तो भारी अवयव जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर उनका स्वच्छ पानी आ जाएगा जिसको फिल्टर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? नंबर 1, विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। नंबर 2, श्याम पट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। नंबर 3, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। या फिर नंबर 4, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना।
क्योंकि ये क्रियाकलाप आधारित शिक्षण है तो इसमें बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और उनका अधिगम भी स्थायी होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कार्य के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है? नंबर 1 पानी को साफ करने के लिए, नंबर 2 जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, नंबर 3 अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या फिर नंबर 4 मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। नंबर 1 दिन में 2 बार ब्रश करें, नंबर 2 इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रशेज पहने, नंबर 3 मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, नंबर 4 हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? नीचे ऑप्शंस दिए हैं। तो दांतों में क्षय से बचने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रशेज पहने, गलत। मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, सही। हर खाने के बाद कुल्ला करें, सही। इनेमिल ब्रशेज पहनने से इनेमिल कम नहीं होता है और ना ही क्षय को रोका जा सकता है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा गलत होगा। ऑप्शन 1, 3 और 4 ये हमारे सही होंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा जिसमें 1, 3 और 4 हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा। मगरमच्छ, ईल, शार्क या फिर मछली। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, मगरमच्छ। मगरमच्छ जमीन पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और अंडे वाला जंतु भी होता है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? नंबर 1 वृद्धि और भोजन बनाना, नंबर 2 प्रजनन और भोजन बनाना, नंबर 3 प्रजनन और अंकुरण, या फिर नंबर 4 वृद्धि और प्रजनन। तो जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, वृद्धि और प्रजनन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इसमें हमें बताना है कौन एक दूसरे से कौन सा शब्द समूह आपस में संबंधित है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है, इसलिए मच्छर मलेरिया से संबंधित हुआ। और हमारे शरीर में लौह तत्व यानी आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है, इसलिए एनीमिया का लौह से संबंध हुआ। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी नंबर 1 मछली के तैरने के योग्य नहीं है, नंबर 2 ऑक्सीजन रहित है, नंबर 3 मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, या फिर ऑप्शन 4 खनिज रहित है। तो जब हम पानी को पहले से उबाल देंगे तो उसके खनिज तत्व नष्ट हो जाएंगे, जिससे मछलियां मर जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, खनिज रहित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? नंबर 1 हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, नंबर 2 पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, नंबर 3 पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, या फिर नंबर 4 हवा नहीं, गुरुत्व नहीं या पानी नहीं। तो चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है ऑप्शन नंबर 3 पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। नंबर 1 अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, नंबर 2 पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, नंबर 3 यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, नंबर 4 स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य क्या है, वह किस बीमारी के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करती है? नंबर 1 डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, नंबर 2 चेचक और मलेरिया, नंबर 3 डेंगू और आई फ्लू, या फिर नंबर 4 टाइफाइड और हैजा।
अपने आसपास पानी को जमा ना होने देना, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखना, और कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करना और स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करना, यह डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर बीमारी को रोकथाम करने से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात यानी फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा नंबर 1 प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, नंबर 2 कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, नंबर 3 पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास में, नंबर 4 बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। तो भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात यानी फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है ताकि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ सकें। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय यदि अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को नंबर 1 मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, नंबर 2 विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, नंबर 3 पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, या नंबर 4 श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो कक्षा में पोषण प्रकरण अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए प्रत्यक्ष अनुभव होगा तो ये अच्छे प्रभावी ढंग से सीख भी सकेंगे और उसकी व्याख्या भी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शामिल करना, इंगेज खोजबीन करना यानी एक्सप्लोर करना, व्याख्या करना यानी एक्सप्लेन, विस्तार देना इलेबोरेट करना और मूल्यांकन करना यानी इवैल्यूएट विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ई हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षिका उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती हैं। नंबर 1 बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। नंबर 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। नंबर 3 पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियों में इन 5 ई में कौन से शामिल नहीं होते हैं? नंबर 1 इंगेज और इवैल्यूएट, नंबर 2 एक्सप्लेन और इलेबोरेट, नंबर 3 एक्सप्लोर और इवैल्यूएट, नंबर 4 इंगेज और एक्सप्लोर। तो बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्र का काम करें। तो इसमें से इन 5 में कौन से 2 शामिल नहीं हैं? ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, इंगेज और इवैल्यूएट। इंगेज यानी शामिल करना, इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन करना। यहाँ पर हम कहीं कुछ भी शामिल नहीं कर रहे हैं और कहीं किसी भी चीज़ का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? नंबर 1 ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। नंबर 2 बहुत उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक हैं। नंबर 3 मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। नंबर 4 दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो जब हम पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करेंगे तो दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा।
तो जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो बच्चे उनमें काफ़ी इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं और उनका अधिगम भी स्थायी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन्हें समझ में आता है। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? नंबर 1, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का पर्यवेक्षण करना। नंबर 2, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। नंबर 3, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। या फिर नंबर 4, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो जब कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं और उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके और फिर उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराकर। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें एक सही संतुलित प्रश्न बनाने के लिए क्रम दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा क्रम सही है? तो एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें डिज़ाइन तैयार करना होता है, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, फिर प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना और लास्ट में अंक योजना लिखना। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।